सरवर साहब की जो पर्सनल लाइफ है, उनकी जो फैमिली लाइफ है, कहीं ना कहीं उसमें भी दरारें आ चुकी है। खबरें ये भी है कि आपके वालिद साहब की ख्वाहिश है कि वो इलेक्शन लड़ें, आपकी ख्वाहिश है कि आप इलेक्शन लड़ें, आपके भाई की ख्वाहिश है कि नहीं सरवर साहब नहीं लड़ेंगे बल्कि वालिद साहब लड़ेंगे। इस तरह की बातें सियासी गलियारों में हो रही है। मुझे सुनने में आया है कि आपके पापा जो पंचायती करते हैं तो पंचायती करने से पहले फिक्स कर लेते हैं अमाउंट कि आप अगर मुझे 1 लाख रुपए दोगे तो मैं आपके पक्ष में करूंगा, आप 50,000 दोगे तो मैं आपके पक्ष में करूंगा। तो मैं कई सेंटर पे गया तो वहाँ औरतें जो खाना बना रही थी उन लोगों का कहना था कि हम लोग घर जाते हैं तो मेरे हस्बैंड जो है बच्चे से मिलने नहीं देता है, हम लोग को बोलता है कि उधर कब नहा धो करके उसी रूम में सो जाओ। ये स्थिति है यहाँ की। यहाँ के जो एमएलए हैं वो जिस सेंटर में जाएंगे वहाँ पे मच्छरदानी मिलेगी, वहाँ पे बाल्टी मिलेगा, अदरवाइज आप कुछ भी कह लीजिए, डीएम साहब, एसपी साहब या डीडीसी साहब या फिर इवन के बीडीओ सीईओ किसी को भी बोल लीजिए, कुछ नहीं। जब मेरे पापा हल जोता करते थे, जब मेरे पापा पटुआ काटा करते थे तो मैं उनको पंता देने का काम करता था और मैं जाकर के खुद भैंस चराया है। अभी भी मेरे फ्रेंड सर्किल में आपको गवाह मिल जाए कि मैंने भैंस चराया है, घास काटा है और फिर मदरसे में और मोहरमारी स्कूल में पढ़ करके तब जामिया में तालीम हासिल किया है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के किशनगंज के जिला अध्यक्ष जनाब सरवर साहब। कई तीखे सवालात हैं, काफी दिनों से सोच रहा था कि मिले तो इनसे करें। खैर, आज मुलाकात हुई है, सवालों की शुरुआत हम करते हैं। सरवर साहब, इस वक्त बिहार विधानसभा के मद्देनजर, हालांकि कोरोना लॉकडाउन पे हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम यहाँ की सियासी सूरत हाल पे गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। तो आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कोचाधाम में देखा जा रहा है कि यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं और उनके जो प्रतिद्वंदी हैं, आप भी हैं, लेकिन 2 लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। आप भी थे। कुछ दिनों से सरवर साहब काफी सुस्त पड़ गए हैं, क्या वजह हो सकती है? नहीं, मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से गांव मोहल्ला में जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, जो भी सुन रहे हैं, सबको मैं सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। और जहां तक आपने कहा कि 2 लोग एक्टिव हैं, मैं एक्टिव नहीं हूं, मैं पहले भी एक्टिव था, अब भी एक्टिव हूं। वो 2 लोग जो हैं वो लोग आपस में थोड़ा सा सोशल मीडिया में मैंने देखा है उन लोगों के भिड़ंत को। मैं उस माहौल में नहीं जाना चाहता। और मैं जिस साइड में हूँ, मैं जिस माहौल में हूँ, मैं बहुत शांत हूँ और मेरा शुरू से भी रहा है, मैं शांत स्वभाव का हूँ और उसी हिसाब से काम करता हूँ। मैं किसी को देख के काम नहीं करता या किसी को देख के रास्ता भी नहीं बदलता। मेरा जो शुरू से एक टारगेट रहा है, मैं उस टारगेट पे काम कर रहा हूँ। मुझे गरीबों का मदद करना होता है, मैं करता हूँ। क्वारंटाइन सेंटर में जाना है, मैं जाता हूँ। इफ्तार का इंतजाम करना है, मैं करता हूँ। शहरी का करना है, करता हूँ। लोगों के अगर कहीं से कोई भी मदद होती है, मैं अब भी उसी लेवल से करता हूँ। लेकिन कहीं पे लोग ज्यादा शोर करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये ज्यादा काम करता है। ऐसा नहीं है, मैं शोर नहीं करता लेकिन काम करता हूँ। सियासी गलियारों में पिछले कुछ दिनों से ये चहमी गोइया है कि सरवर साहब ने अपने आप को बैकफुट पे कर लिया है, क्योंकि आपका एक इंटरव्यू शायद सोशल मीडिया पे चला है जिसमें आपने कहा है कि साहब जरूरी नहीं कि मैं ही इलेक्शन लड़ूं। तो इसको किस एंगल से देखें? नहीं, मैंने पहले भी कहा मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। अच्छा, पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। कोचाधामन या किशनगंज में जहां पे भी इलेक्शन लड़ेगी, राष्ट्रीय जनता दल इलेक्शन लड़ेगी, 100% लड़ेगी, मजबूती के साथ लड़ेगी। मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। यहाँ पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा आप लोगों को पता चल जाएगा और हर हाल में मजबूत कैंडिडेट हम लोगों का कोचाधामन से राष्ट्रीय जनता दल का होगा। इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए। चलिए, ये सवाल इसलिए पूछना लाजमी है क्योंकि सियासी गलियारों में ये भी चहमी गोइया है कि सरवर साहब की जो पर्सनल लाइफ है, उनकी जो फैमिली लाइफ है, कहीं ना कहीं उसमें भी दरारें आ चुकी है। खबरें ये भी है कि आपके वालिद साहब की ख्वाहिश है कि वो इलेक्शन लड़ें, आपकी ख्वाहिश है कि आप इलेक्शन लड़ें, आपके भाई की ख्वाहिश है कि नहीं सरवर साहब नहीं लड़ेंगे बल्कि वालिद साहब लड़ेंगे। इस तरह की बातें सियासी गलियारों में हो रही है। तो हम चाह रहे हैं कि आप गांव मोहल्ला के जरिए यहाँ की जो अवाम है उसको स्पष्ट कर दें, सच्चाई क्या है। चलिए, ये तो मेरे लिए बहुत दुख की बात है, लेकिन मैं आपको एक चीज साफ कर देना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले की एक घटना है। मैं कहीं गया हुआ था क्षेत्र में, तो एक आदमी आया मेरे पास और मेरे बहुत अच्छे जानने वाले में से, मैं थोड़ी लंबी बात कोई दिक्कत नहीं, प्लीज।
तो जानने वालों में से था, उसने कहा कि सरवर भाई आपसे एक बात रखनी है। मैंने कहा बताइए। तो आपके सियासत में जो है कुछ लोग आपके अपने हैं और कुछ ऐसी बात बता रहे हैं जिसको सुन करके मुझे काफी दुख हो रहा है। मैंने कहा क्या बात है भाई बताइए। कहा नहीं आपके बारे में नहीं, आपके पापा के बारे में। मैंने कहा बताइए क्या बात है। तो वो थोड़ा सा हिचकिचाया, फिर लेकिन मुझे बताया कि ऐसी बात है कि आपके पापा जो भी पंचायती करते हैं, मुझे सुनने में आया कि आपके पापा जो पंचायती करते हैं तो पंचायती करने से पहले फिक्स कर लेते हैं अमाउंट कि आप अगर मुझे 1 लाख रुपए दोगे तो मैं आपके पक्ष में करूंगा, आप 50,000 दोगे तो मैं आपके पक्ष में करूंगा। तो उस हिसाब से वो फिक्स करके पंचायती करते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक है, आप शायद जानते होंगे, आपने अगर जवाब दे दिया है उनको मेरा नेचर जानते हुए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी दिया है तो भी अच्छी बात है। चलिए भाई, लेकिन मैं आपके लिए आपको सिर्फ एक बात बता दूंगा कि मेरे पापा क्या करते हैं नहीं करते हैं इससे नहीं पता। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि 2010 में जब मैं घर आया था तो मेरे गांव के लोग मुझे नहीं पहचानते थे। मैं बचपन से बाहर रहा हूं, आप भी मुझे जानते हैं, हमारा स्कूल से उसके बाद फिर जामिया में रहा, दिल्ली में पढ़ा, हमेशा बाहर रहा, मुझे लोग नहीं जानते थे। जब मैं यहाँ आया, पॉलिटिक्स में आया, पॉलिटिक्स में आने के बाद जब एक बात बनी कि भाई आपको जिला परिषद इलेक्शन लड़ना है, तो मैं वो शख्स हूं जो मुखिया शाहिद साहब का नाम को लेकर के, जो कि मुखिया शाहिद साहब एक पंचायत के मुखिया थे, उनका नाम को लेकर के मैंने जिला परिषद इलेक्शन लड़ा और एक कद्दावर नेता जो 15 साल से यहाँ जिला परिषद था उनको मैंने हराया सिर्फ शाहिद साहब के नाम से। तो अगर वो ऐसे इंसान होते कि वो पंचायती फिक्स करके करते तो मुझे नहीं लगता कि उनके नाम में इतना दम होता जो एक बेनाम वाले को इस मुकाम तक पहुंचाता कि आज ये किशनगंज के राजनीतिक में जिला परिषद अध्यक्ष बना दिया उन्होंने, मुझे बना दिया। और जहां तक मेरे परिवार की बात है, मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं कि सरवर वो बंदा है जो अपने पापा के साथ, जब मेरे पापा हल जोता करते थे, जब मेरे पापा पटुआ काटा करते थे, तो मैं उनको पंता देने का काम करता था। और मैं जाकर के खुद भैंस चराया है। अभी भी मेरे फ्रेंड सर्किल में आपको गवाह मिल जाए कि मैंने भैंस चराया है, घास काटा है, और फिर मदरसे में और मोहरमारी स्कूल में पढ़ करके तब जामिया में तालीम हासिल किया है। आज मेरे पापा का देन है कि मैं जिला अध्यक्ष के नाम पे जाना जाता हूं। आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, या डीएम साहब मुझे जान रहे हैं, या तेजस्वी जी आज बुला के मुझे आरजेडी का जिला अध्यक्ष बनाया है, ये सरवर आलम की औकात नहीं है, उसके बाप का देन है, उसके पापा का देन है कि आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं कि मेरे पापा ने मुझे इतना हैसियत दिया कि आज मेरे घर में 4 गाड़ी है, आज मैं लोगों की मदद करता हूं। तो मैं उन लोगों को साफ कर देना चाहता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं अपने पापा के एहसान के तले जिंदा हूं और उनके एहसान के तले ही रहूंगा। चलिए, बातों का सिलसिला हम आगे चलाएंगे, लेकिन उससे पहले जो अपने व्यूअर्स हैं उनको बता देना चाहते हैं कि सरवर साहब, आपने खुद सुना इनको कि साहब इन्होंने किस तरह से ये डाउन टू अर्थ है और किस तरह से इन्होंने जमीनी सियासत की है, और यकीनी तौर पर हमें ऐसे लीडरान की जरूरत है। खैर, आगे हम आपसे इन मौजूदात पे बात करना चाह रहे हैं कि अभी जो देश के हालात हैं और जिस तरह से लगातार हमारे प्रवासी मजदूर भाई इलाकों में आ रहे हैं, और जब क्वारंटाइन सेंटर में वो पहुंचते हैं तो उनको सुविधाएं नहीं दी जाती है, कई तरह की दिक्कतें उन्हें जो है पेश आती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए गाड़ियों का इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। पिछली बार जब हमारी गुफ्तगू हुई थी तो आपने ये कहा था कि हम लोग इस काम के लिए सक्रिय कर रहे हैं, कितना कुछ किया आपने, क्या कर रहे हैं आगे? देखिए, पिछली बार शायद इस पे गुफ्तगू हुई थी, आपने वो जॉब कार्ड के बारे में भी मैंने आपको कहा था कि इन लोगों की ये मनसा चल रही है। देखिए, ये सरकार स्टार्टिंग से कंफ्यूज है, इनको समझ में नहीं आता। अभी हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी तेजस्वी जी के साथ हुई थी इन सब मुद्दों को लेकर के। आप एक चीज देखिए कि किसी भी चीज में इन लोगों ने नोटबंदी जो किया था, रात में नोटबंदी कर दिया और लागू कर दिया, और उसको जब इम्प्लीमेंट करना था तो वो नहीं कर पाया। कितना इन लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या होता है। तो उसी तरह से क्वारंटाइन सेंटर है, क्वारंटाइन सेंटर को इन लोगों ने बना दिया सुविधा के नाम पे नदारत। आप जाइए, मैं यहाँ कुछ किसी पे प्रहार नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ देखिए कि यहाँ पे सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, यहाँ के जो एमएलए हैं, वो जिस सेंटर में जाएंगे वहां पे मच्छरदानी मिलेगी, वहां पे बाल्टी मिलेगा। अदरवाइज आप कुछ भी कह लीजिए, डीएम साहब, एसपी साहब या डीडीसी साहब या फिर इवन के बीडीओ सीईओ, किसी को भी बोल लीजिए, कुछ नहीं। खाने का क्वालिटी आप जाके देख लीजिए, पीने के लिए पीएचडी के द्वारा ट्यूबवेल करवा दिया गया है,
क्या वो पानी पीने के लायक है? नया ट्यूबवेल आपने करवाया, उसमें बालू आ रहा है, मिट्टी आ रहा है, वो पानी आदमी पिएगा? रहने के लिए कोई सुविधा नहीं है। हम लोगों ने मांग किया, इवन के मैंने डीएम साहब को भी लिख करके दिया था कि एक क्वारंटाइन सेंटर में मिनिमम 1 हफ्ते में उसका जो है ब्लीचिंग वगैरह होना चाहिए, टॉयलेट की सफाई होनी चाहिए। हो रहा है? नहीं हो रहा। ये जो जरूरत की चीजें हैं, वहां जाके एक आदमी और भी अनहाइजेनिक होकर के उनकी तबीयत खराब हो सकती है। और जहां तक रहा खाने पीने का मामला, खाने पीने का मामला, यहाँ की सरकार ने, किशनगंज के प्रशासन ने एक क्वालिटी खाने का देखा, चेक किया 2-4 जगह से, उसके बाद 140 रुपए तय किया। लेकिन खाने को देख लीजिए, कहीं पे दाल मिल रहा है तो सब्जी नहीं, कहीं पे चावल मिल रहा है तो दाल नहीं। तो ये सारा चीज है। और फिर जब लोगों को क्वारंटाइन करने लगा, क्वारंटाइन सेंटर में जब इन्होंने भीड़ देखी कि भाई लोग काफी भीड़ अब इकट्ठा हो रहा है, अब मेरे बस का नहीं है, तो अब इन लोगों ने क्या किया कि होम क्वारंटाइन करना शुरू कर दिया। बाहर से जितने मजदूर आ रहे हैं, हॉस्पिटल में गया, चेकअप करवाया, उसमें लिख दिया होम क्वारंटाइन। अब कहां से क्या कीजिएगा ये बताइए? ये सरकार बिल्कुल फेलुअर है। ये महामारी को लेकर के इसके पास कोई डाटा भी नहीं है, और ये किसी तरह से अब जांच में देख लीजिए, जांच तो भी कहीं नहीं ना करा कहीं रही है। अगर स्थिति यही रही तो स्थिति खराब है इनकी। स्थिति अगर यही रही तो हो सकता है आने वाले दिनों में जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद और बढ़ सकती है। एकदम बढ़ सकती है, नहीं बढ़ रही है। आप देख लीजिए, किशनगंज में 13 पेशेंट था अब तक जो रिकवरी हुआ, लेकिन एक साथ आपका 20 पेशेंट मिल गया बॉस। अभी 20 पेशेंट इसलिए मिला कि थोड़ा सा रफ्तार आया, लेकिन अब भी चेक नहीं हो रहा। अगर सैंपल यहां से जाना शुरू हो तो मुझे लगता है कि हर जगह ये क्वारंटाइन सेंटर जो है, ये क्वारंटाइन सेंटर में आप किसी तरह का डिस्टेंस फॉलो करते हुए किसी को देख रहे हैं? किसी भी चीज की सुविधा आप देख रहे हैं? किसी को वहां पे जो टीचर रह रहे हैं या वहां जो खाना बना रहा है, उनको ना मास्क मिल रहा है, ना ग्लव्स मिल रहा है, ना सैनिटाइजर दिया जा रहा है। वो लोग कैसे काम करते हैं? मैं कई सेंटर पे गया तो वहां औरतें जो खाना बना रही थी, उन लोगों का कहना था कि हम लोग घर जाते हैं तो मेरे हस्बैंड जो है बच्चे से मिलने नहीं देता है, हम लोगों को बोलता है कि उधर कब नहा धो करके उसी रूम में सो जाओ। ये स्थिति है यहाँ की। इन लोग कोई भी सुविधा उन लोगों को नहीं देता है। लेकिन सरकार क्या किया है, अभी मैंने देखा था कुछ दिन पहले डीएम के माध्यम से 2-4 सेंटर को जो है एक बढ़िया से सजा दिया, उसी का जो है फोटोबाजी कर दिया कि सारा सुविधा हम दे रहे हैं, लेकिन सुविधा नदारत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनाब सरवर साहब, ये जिला अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के, और बेबाकी से कई सवालात के जवाब दे रहे थे। और कुछ लोग जिनके जहन में बात चल रही थी कि ये जो है साहब निष्क्रिय हो गए, असक्रिय हो गए हैं और ये जो है इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो ये चीजें ऐसी नहीं है। इन्होंने सारी चीजें स्पष्ट कर दी है। गांव मोहल्ला के लिए किशनगंज से निहाल अख्तर पयामी की रिपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।